नमस्कार। जी सोचिए दंतेवाड़ा के घने जंगलों में एक महिला जी पिछले 40 साल से चुपचाप मतलब बिना किसी शोर शराबे के काम कर रही हैं जी और आज देश का एक बड़ा नागरिक सम्मान उन तक पहुंचता है। ये हैं बुद्री ताती, जिन्हें लोग बड़ी दीदी कहते हैं। 2026 के पद्म पुरस्कारों की कहानी सिर्फ धर्मेंद्र, ममूटी या रोहित शर्मा जैसे बड़े नामों की नहीं है, बल्कि बुद्री ताती जैसे जमीन से जुड़े नायकों की है। जी। और यही यही इस साल की सूची को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाता है। ये कहानी ग्लैमर की भी है, गुमनाम चेहरों की भी है और कुछ ऐसे नए रुझानों की है जो दिखा रहे हैं कि हमारे देश में सम्मान के मायने शायद बदल रहे हैं। आज हम इन्हीं कहानियों और रुझानों की गहराई से पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। तो हमारा मिशन साफ है। हम सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नाम हमें 2026 के भारत के बारे में क्या बता रहे हैं। चलिए एक नजर आंकड़ों पर डालते हैं। कुल 131 पुरस्कारों का ऐलान हुआ है। हाँ, जिनमें 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल है। लेकिन इन आंकड़ों में एक छोटी सी दिलचस्प बात छिपी है। सूची में युगल मामले या डुओ केसेस का भी जिक्र है। मैंने भी ये देखा। युगल मामले, इसका क्या मतलब है? क्या ये पुरस्कार दो लोगों को एक साथ मिला है? बिल्कुल। इस साल ऐसे 2 मामले हैं। इसमें पुरस्कार तो एक ही गिना जाता है, लेकिन सम्मान 2 लोगों को मिलता है जो मिलकर काम कर रहे हैं। तो असल में सम्मानित होने वाले लोगों की संख्या 131 से थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, ये एक छोटी सी बात है, लेकिन ये दिखाती है कि अब साझा योगदान को भी पहचान मिल रही है। ये तो वाकई दिलचस्प है। चलिए सबसे बड़े सम्मान से शुरू करते हैं। पद्म विभूषण, देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इस साल 5 हस्तियों को ये सम्मान मिला है। सूची में पहला नाम है श्री धर्मेंद्र सिंह दियोल का, जिन्हें मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। एक ऐसा नाम जो दशकों से भारतीय सिनेमा का पर्याय रहा है। उनका सम्मान कला जगत के लिए एक बहुत बड़ा पल है। इसके बाद हैं श्री वी.एस. अच्युतानंदन, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री। उन्हें सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। और फिर 3 और नाम हैं। उत्तर प्रदेश से वायलिन वादक सुश्री एन. राजम जी। और केरल से ही 2 और हस्तियां, श्री के.टी. थॉमस सार्वजनिक मामलों के लिए और श्री पी. नारायणन साहित्य और शिक्षा के लिए। यहाँ पर एक पैटर्न बहुत साफ नजर आता है। 5 में से 3 पद्म विभूषण केरल से। मैं भी यही देख रहा था। क्या ये महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब है? मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक संयोग है। ये केरल की उस अनूठी सामाजिक राजनीतिक बनावट को दिखाता है जहाँ साहित्य और सार्वजनिक जीवन हमेशा से आम लोगों की बातचीत का हिस्सा रहे हैं। अच्छा। वहाँ की जो उच्च साक्षरता दर है, राजनीतिक जागरूकता है, वो जमीनी स्तर पर ऐसे लीडर और विचारक तैयार करती है जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना लाजमी है। सही बात है। तो अच्युतानंदन और थॉमस का सार्वजनिक जीवन और नारायणन का साहित्य में सम्मान, ये उसी बौद्धिक परंपरा का राष्ट्रीय सम्मान है एक तरह से। ये तो एक बेहतरीन विश्लेषण है। और इसी तरह पद्म विभूषण की तरह ही पद्म भूषण की सूची में भी हमें कला, उद्योग और सार्वजनिक जीवन के दिग्गजों का एक संतुलन दिखता है। हाँ, और यहाँ तो ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी अपनी पीढ़ी पर गहरी छाप छोड़ी है, जैसे अलका याग्निक और ममूटी। दोनों ही अपनी अपनी इंडस्ट्री के स्तंभ रहे हैं। बिल्कुल। सुश्री अलका याग्निक महाराष्ट्र से और श्री ममूटी केरल से। साथ ही व्यापार और उद्योग जगत से श्री उदय कोटक का नाम भी है। लेकिन 2 नाम और हैं जो ध्यान खींचते हैं। झारखंड से श्री शिबू सोरेन, जिन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, और खेल जगत से विजय अमृतराज। शिबू सोरेन का नाम झारखंड की राजनीति और आदिवासी अधिकारों के संघर्ष का प्रतीक है, और विजय अमृतराज के नाम सुनते ही तो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। जब पूरा देश रेडियो और टीवी से चिपक कर विंबलडन में उन्हें खेलते देखता था, उनका सम्मान सिर्फ टेनिस का नहीं, बल्कि उस दौर की भारतीय उम्मीदों का सम्मान है। और खेल की बात चली है तो इस बार पद्मश्री में भी कई बड़े नाम शामिल हैं। रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर क्रिकेट से, जी, हॉकी की दीवार कही जाने वाली सविता पूनिया और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार। इन सभी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन किया है। लेकिन पद्मश्री की खेल सूची में एक नाम है जो थोड़ा चौंकाता है और एक नए ट्रेंड की तरफ इशारा करता है। जॉर्जिया के श्री व्लादिमीर मिसवेशविली, जिन्हें मरणोपरांत पद्मश्री मिला है। एक विदेशी खिलाड़ी को भारत का नागरिक सम्मान, ये क्या दर्शाता है? ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है।
ये दिखाता है कि इन पुरस्कारों का दायरा अब सिर्फ भारतीय नागरिकों तक सीमित नहीं है। हम उन लोगों को भी सम्मान दे रहे हैं जिन्होंने किसी न किसी तरह भारत के साथ एक गहरा रिश्ता बनाया है, अच्छा, चाहे वो खेल के जरिए हो या किसी और क्षेत्र में। ये एक तरह से वैश्विक प्रतिभा को भारत से जोड़ने की कोशिश है। बहुत दिलचस्प। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, इन बड़े और जाने पहचाने नामों से परे पद्म पुरस्कारों की असली आत्मा उन गुमनाम नायकों की कहानियों में बसती है। चलिए छत्तीसगढ़ की बड़ी दीदी बुद्री ताती जी की कहानी पर वापस लौटते हैं। जी, क्योंकि उनकी कहानी ही इस साल के पुरस्कारों का असली चेहरा है। सोचिए, दंतेवाड़ा के हिरनार जैसे नक्सल प्रभावित गांव में जहां पहुंचना भी एक चुनौती है। वो 1984 से काम कर रही हैं। 1984 से लगभग 4 दशक उन्होंने 500 से ज्यादा आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया, उन्हें नशे के जाल से बाहर निकाला और ये पक्का किया कि गांव की लड़कियां स्कूल जाएं। उनके लिए जो पंक्ति इस्तेमाल की गई है, आदिवासी उत्थान का एक निस्वार्थ चेहरा, वो सब कुछ बयां कर देती है। जब बुद्री ताती जैसी शख्सियत को पद्मश्री मिलता है तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, ये उस निस्वार्थ सेवा की भावना का सम्मान है जो बिना किसी प्रचार के देश के सबसे मुश्किल कोनों में चुपचाप काम कर रही है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सम्मान अब दिल्ली के गलियारों से निकलकर वाकई जमीन तक पहुंच रहा है। और एक और ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी है डॉक्टर रामचंद्र और सुनीता गोडबोले दंपति की, जिन्हें अबूझमाड़ के मसीहा कहा जाता है। ये वही युगल मामला है जिसकी हमने शुरू में बात की थी। हाँ, पति पत्नी की ये जोड़ी जो पिछले 37 सालों से जो काम कर रही है वो कल्पना से परे है। बस्तर और अबूझमाड़ के उन इलाकों में जहां आज भी सड़क और बिजली एक सपना है, ये दोनों मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। जी, ये मीलों पैदल चलकर नदी नाले पार करके मेडिकल कैंप लगाते हैं। ये सिर्फ डॉक्टरी पेशा नहीं, ये तो एक तपस्या है। और इसीलिए जब इन्हें एक साथ ये सम्मान मिलता है तो ये उनके साझा संघर्ष और समर्पण का सम्मान है। ये इस बात की भी पहचान है कि कई बार महान काम अकेले नहीं बल्कि साझेदारी में किए जाते हैं। गोडबोले दंपत्ति और बुद्री ताती जैसे नाम एक बड़े रुझान की तरफ इशारा करते हैं, समावेशिता यानी इंक्लूजन। बिल्कुल। और ये समावेशिता हमें सूची में और भी कई जगह दिखती है। जैसे इस साल कुल 19 पुरस्कार विजेता महिलाएं हैं। मैं मानती हूँ कि ये संख्या और भी बढ़नी चाहिए, लेकिन ये निश्चित रूप से सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये दिखाता है कि महिलाओं के योगदान को, चाहे वो सामाजिक कार्य हो या कला, अब मुख्य धारा में पहचान मिल रही है। और समावेशिता का एक और पहलू है वैश्विक सम्मान, जिसकी हमने पहले बात की थी। 6 पुरस्कार विदेशी, NRI या PIO श्रेणी के लोगों को दिए गए हैं। जी, इसमें सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि विज्ञान और कला के भी बड़े नाम हैं। जैसे अमेरिका में कैंसर के इलाज के लिए मशहूर डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय और जर्मनी के कला विशेषज्ञ प्रोफेसर लार्स क्रिश्चियन। ये दिखाता है कि भारत अब दुनिया भर में फैले अपने दोस्तों और योगदानकर्ताओं को खुले दिल से अपना रहा है। अच्छा, अब थोड़ा इन पुरस्कारों के इतिहास और इनकी बनावट को समझते हैं। ये तो हमेशा से इसी नाम से नहीं जाने जाते थे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका इतिहास भी भारत के उतार चढ़ाव को दिखाता है। 1954 में जब ये शुरू हुए तो इन्हें पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग कहते थे। ये थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, ये तो किसी रेलवे कोच जैसा लगता है। तो ये पद्म विभूषण, भूषण और श्री नाम कब पड़े? अगले ही साल 1955 में एक राष्ट्रपति अधिसूचना के जरिए इनके नाम बदले गए और ये हमेशा दिए भी नहीं गए। 70 और 90 के दशक में राजनीतिक और कानूनी वजहों से इन पर कुछ सालों के लिए रोक भी लगी थी, तो इनका सफर भी सीधा नहीं रहा है। और अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। बुद्री ताती या गोडबोले दंपत्ति जैसे गुमनाम नायकों तक चयन समिति पहुंचती कैसे है? क्या कोई है जो इन्हें ढूंढ कर लाता है? देखिए, यही इन पुरस्कारों में आया सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव है। अब ये प्रक्रिया पूरी तरह से नामांकन पर आधारित है। अब किसी को ढूंढकर लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि लोग खुद ऐसे नायकों को सामने लाते हैं। यानी कोई भी किसी के नाम की सिफारिश कर सकता है? कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी व्यक्ति के नाम की सिफारिश कर सकता है, यहाँ तक कि कोई अपना नामांकन भी खुद कर सकता है। अच्छा। हाँ, ये सब एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होता है, जिसने पूरी प्रक्रिया को बहुत पारदर्शी बना दिया है। इसका मतलब सैद्धांतिक तौर पर अब किसी पहुंच या सिफारिश की जरूरत नहीं है? सैद्धांतिक तौर पर तो बिल्कुल नहीं।
ये प्रक्रिया अब इतनी खुली है कि मजाक में लोग कहते हैं कि आधे देश ने तो अपना ही नॉमिनेशन भर दिया होगा। लेकिन गंभीरता से कहूं तो इसी खुलेपन के वजह से अब जमीनी स्तर पर काम करने वाले वो लोग सामने आ पा रहे हैं जिनकी कहानियां पहले शायद ही कभी दिल्ली तक पहुंच पाती थीं। और फिर इन नामांकनों का क्या आता है? प्रधानमंत्री द्वारा गठित एक समिति इन नामांकनों को देखती है और अंतिम मंजूरी राष्ट्रपति देते हैं। और एक बात और साफ कर दें कि इन पुरस्कारों के साथ कोई नकद राशि नहीं मिलती। ये सिर्फ एक सम्मान है, एक पहचान है। जी, ये सिर्फ सम्मान है। और अगर हम खेल जगत में बात करें तो इस सम्मान की एक बहुत लंबी और गौरवशाली परंपरा रही है। हाँ, विजय अमृतराज इस परंपरा की ताज़ा कड़ी हैं, लेकिन ये सूची बहुत लंबी है। जैसे शतरंज के जादूगर विश्वनाथन आनंद पद्म विभूषण पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। और उनसे भी बहुत पहले 1957 में हॉकी के बलबीर सिंह दोसांझ पद्मश्री पाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। सोचिए, 1957 में। वाह, खेल में उत्कृष्टता को सराहा है। बिल्कुल, ये परंपरा दिखाती है कि खेल को हमेशा से भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो आज की हमारी इस पूरी पड़ताल से एक बात तो साफ है, 2026 के पद्म पुरस्कार सिर्फ कुछ नामों की एक सूची नहीं है, बल्कि ये बदलते भारत की कहानी कह रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये कहानी है जाने पहचाने सितारों के साथ साथ भुद्री ताती और गोडबोले दंपत्ति जैसे गुमनाम नायकों को सम्मानित करने की। ये कहानी है कला, उद्योग और खेल के साथ साथ निस्वार्थ समाज सेवा को बराबर का महत्व देने की। जी। और ये कहानी है भारत की सीमाओं से परे जाकर वैश्विक प्रतिभा को भी गले लगाने की। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक समाज के रूप में अब किन मूल्यों को सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे और आपके आसपास ऐसे कितने ही गुमनाम नायक हैं जिन्हें पहचान मिलनी अभी बाकी है।